साल 1998 नासा के फर्स्ट शटल मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहे एक अजीबोगरीब और डरावनी सैटेलाइट को नोटिस। एक सैटेलाइट जिसे पृथ्वी के किसी भी देश ने आज तक लॉन्च नहीं किया था, क्योंकि इस सैटेलाइट के होने की बातें करीब 19th सेंचुरी से चली आ रही, जिस दौरान तक हमने सैटेलाइट लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी तक हासिल नहीं। लेकिन ये पहली बार था जब नासा ने इसे कैमरे पर उतारा। इस सैटेलाइट द्वारा अर्थ पर कई बार रेडियो मैसेजेस भेजे गए, जिनमें से एक मैसेज साल 1899 में निकोला टेस्ला को भी रिसीव, जिनके मैसेज को जब डिकोड किया गया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि सैटेलाइट के द्वारा भेजे गए मैसेज मुताबिक ये 13,000 साल से पृथ्वी और इंसानों पर नजर रखे है। पर आखिर क्या राज है इस सैटेलाइट का और आखिर इसे किसने भेजा था? आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साल 1899 निकोला टेस्ला अपने अमेरिका के कोलोराडो स्प्रिंग्स लैब में कुछ रेडियो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे कि तभी उनका ये रेडियो एंटीना कुछ स्ट्रेंज रेडियो सिग्नल को रिसीव किया, जो हर कुछ समय के इंटरवल के बाद लगातार रिसीव हो रहे थे। अब पहले टेस्ला को लगा कि ये सिग्नल पृथ्वी के ही किसी हिस्से से आ रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद टेस्ला सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन से समझ गए कि ये सिग्नल पृथ्वी से नहीं बल्कि कहीं दूर अंतरिक्ष से आ रहे थे, जिसके बारे में फरवरी 1901 में बात करते हुए टेस्ला ने एक मीडिया आउटलेट को बताया कि जिन रेडियो सिग्नल्स को मैंने रिसीव किया है, उन सिग्नल के क्रम में होने वाले जो बदलाव मैंने देख रहा था वह क्लियरली सजेस्ट करते हैं कि ये सिग्नल किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट के नहीं हैं जिसे मैं जानता हूँ। इसलिए इन सिग्नल के जरिए ये फीलिंग लगातार मेरे अंदर उठ रही थी कि मैं पहला इंसान हूँ जिसने दो प्लेनेट के बीच के कम्युनिकेशन को सुना है। इन शॉर्ट कहूँ तो अंतरिक्ष में कुछ ऐसा था जो टेस्ला को ये एलियन सिग्नल भेज रहा था, एक एलियन टेक्नोलॉजी जो पृथ्वी के चक्कर लगा रही थी। लेकिन यह टेस्ला ही अकेले नहीं थे जिन्होंने इस एलियन के सिग्नल को सुना था, क्योंकि टेस्ला के कुछ साल बाद साल 1927 में नॉर्वेजियन रेडियो इंजीनियर जॉर्गन हॉल्स ने रेडियो सिग्नल के ट्रांसमिशन के दौरान आसमान से आते हुए कुछ अनयूजुअल रेडियो सिग्नल को रिकॉर्ड किया, जिन्होंने उन्हें डरा कर रख दिया, क्योंकि उन रेडियो मैसेजेस में उन्हीं की एको आवाज थी। वैसे यहाँ प्रॉब्लम एको नहीं बल्कि उनके वापस आने में लगने वाले टाइम की थी, क्योंकि रेडियो सिग्नल स्ट्रेटोस्फियर और ग्राउंड के बीच टकराकर एको के रूप में वापस आते, जिस फिनोमिना को प्रोपेगेशन कहते हैं। लेकिन इसमें यूजुअली 0.5 सेकंड से 138 मिली सेकेंड्स तक का समय लगता है। लेकिन उस दिन जॉर्गन हॉल्स के डरने का कारण था इन एको सिग्नल का एटमॉस्फेयर में जाकर ऑलमोस्ट 3 से लेकर 30 सेकंड के बाद पृथ्वी पर लौटना, जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। ऊपर से उनकी फ्रीक्वेंसी भी काफी ज्यादा कम थी, मानो पृथ्वी के आसमान में या उससे ऊपर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो इन रेडियो सिग्नल को कैप्चर करने में एंड टाइम टू टाइम उन्हें वापस भेजने की क्षमता रखती है। और फाइनली ऑलमोस्ट 50 साल बाद हमें इसका जवाब भी मिला, और सिर्फ जवाब ही नहीं बल्कि एक एलियन मैसेज जो इन सिग्नल में छुपा हुआ। तो साल 1973 में स्पेस लाइट नाम की मैगजीन में डंकन ल्यूना, एक साई-फाई राइटर, ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उसका दावा था कि उसने 1927 में हॉल्स के द्वारा रिकॉर्डेड उन स्ट्रेंज एकोज को डिकोड कर लिया है, जिसमें उन्हें एलियन के ग्रह की लोकेशन एंड उनकी तरफ से पृथ्वी के लिए भेजा गया एक मैसेज मिला। जो डंकन ने मुताबिक जो सिग्नल जॉर्गन हॉल्स ने सुने थे वो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर नजर रख रही थी, ब्लैक नाइट एलियन सैटेलाइट के थे, जिन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन एक कोड की तरह है, जिन्हें जब उन्हें स्टार्स मैप एक्सेस पर रखा तो उन्हें कुछ स्टार्स के बीच कलेक्शन ऑफ डार्ट्स मिले, जो स्टार्स बूटिस्ट कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा था, जिस मैप में केवल एक स्टार आउट ऑफ प्लेस था, एप्सिलॉन बूटी। अब शुरुआत में डंकन को यह समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है, लेकिन जब उन्होंने कैलकुलेशन करके इस तारे और अर्थ की मूवमेंट को कैलकुलेट किया तो उनके सामने एक शॉकिंग फैक्ट आया कि एप्सिलॉन बूटी अभी तो इन कलेक्शन ऑफ डॉट से एलाइन नहीं करता, लेकिन आज से करीब 13,000 साल पहले ये उसी पोजीशन पर था, जिसका नतीजा डंकन ने ये निकाला कि जो ब्लैक नाइट के एग्जिस्टेंस की हमें कुछ सदी से प्रूफ मिल रहे थे वो आज से ऑलमोस्ट 13,000 साल पहले पृथ्वी पर पहुंची थी, और तब से लेकर आज तक ये हम पर लगातार नजर रख रही है और अपने ओरिजिन और मैसेज को रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू पृथ्वी पर लगातार भेज रही है, जिसे हमने अब जाकर रिकॉर्ड किया। अब डंकन के मुताबिक ना
उन्हें स्टार मैप के अलावा इन सिग्नल्स में एक मैसेज भी मिला, जो मैसेज कुछ इस तरह था, हमारा होम एप्सिलॉन है, हमारा होम एप्सिलॉन है, जो कि एक 2 स्टार बाइनरी सिस्टम है जिसमें 7 प्लेनेट है, जिसमें से हम 6 प्लेनेट पर रहते हैं, हम रहते हैं। हमारे चौथे प्लेनेट के पास 3 और तीसरे और पहले के पास एक मून है और हमारा प्रोब आपके मून को ऑर्बिट कर रहा है। अब ऑफ कोर्स ये काफी डरावना मैसेज था कि पृथ्वी पर एक ऐसी एलियन टेक्नोलॉजी लगातार नजर रख रही थी जिसके बारे में इससे पहले दुनिया के किसी भी देश को कुछ भी पता नहीं था, या फिर शायद नहीं, क्योंकि इससे कुछ समय पहले ऐसे कई इंसिडेंट हुए थे जिन्होंने ब्लैक नाइट सैटेलाइट की एग्जिस्टेंस का दावा किया था। नाउ फॉर एग्जांपल, साल 1954 में कि मानव इतिहास की पहली सैटेलाइट स्पुतनिक के लॉन्च से 3 साल पहले यूएफओ रिसर्चर्स डोनाल्ड कीहोल ने एक न्यूज रिपोर्ट में बताया कि अमेरिकन एयरफोर्स ने पृथ्वी के आसमान में 2 अनजान सैटेलाइट को देखा है। इस दौरान टाइम टू टाइम कई और न्यूज चैनल्स ने इन सैटेलाइट के लोगों द्वारा देखने की खबर को छापा। ये उस समय कितनी बात थी इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। उस समय तक दुनिया के किसी भी देश के पास सैटेलाइट लॉन्च करने तक की टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब अमेरिकन गवर्नमेंट पर लगातार दबाव बन रहा था कि वो इन न्यूज आर्टिकल्स एंड लोगों द्वारा आसमान से छुपकर उन पर जासूसी कर रही ब्लैक नाइट सैटेलाइट के बारे में कुछ कहे। एंड फाइनली उन्होंने कहा भी, क्योंकि साल 1960 में मेट टाइम्स मैगजीन द्वारा एक स्टोरी पब्लिश की गई जिसमें लिखा गया कि यूएस नेवी ने पृथ्वी के आसमान में एक अनआइडेंटिफाइड सैटेलाइट को डिटेक्ट किया है। तो साल 1961 में साइंटिस्ट जैकस वेली एंड उनकी टीम ने पृथ्वी के ऑर्बिट में एक ब्राइट सैटेलाइट को कैप्चर किया था, जो कि पोलर ऑर्बिट में थी। जिस ऑर्बिट के सबसे खास बात यह है कि इस ऑर्बिट में घूमते हुए केवल कुछ एंगल के चेंज से कोई सैटेलाइट पूरी पृथ्वी के हर एक देश, हर एक रीजन के आसमान से होकर गुजर सकती। यानी ब्लैक नाइट पृथ्वी के ऐसे ऑर्बिट में थी जिससे वह पृथ्वी के हर एक कोने पर हर एक हिस्से को देख सकते। वेली ने जब इस सैटेलाइट को ट्रैक किया तो उसमें सबसे पहले चीज सामने आई कि सैटेलाइट का वजन ऑलमोस्ट 15 टन था, यानी एक ट्रक के बराबर, जो कि काफी भारी पेलोड था। और उस समय दुनिया के किसी भी देश के पास इतने बड़े पेलोड को ऑर्बिट तक पहुंचाने की कैपेसिटी नहीं थी, खास करके पोलर ऑर्बिट में। जिसके बाद जैकस वेली एंड उनकी टीम ने इस सैटेलाइट की पिक्चर्स एंड अदर डिटेल्स को कंपाइल करके एक फाइल तैयार की जिसमें ब्लैक नाइट सैटेलाइट की सारी इंफॉर्मेशन थी। लेकिन इस पूरी फाइल को जल्द ही कुछ अनजान कारणों के चलते डिस्ट्रॉय कर दिया गया। पर इस दौरान अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि अब अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स ने भी पृथ्वी के ऑर्बिट में कुछ अनजान ऑब्जेक्ट को देखने का दावा किया था। तो साल 1963 में मरकरी 9 मिशन, जो नासा द्वारा एस्ट्रोनॉट की बॉडी पर अर्थ के ऑर्बिट में रहने पर होने वाली इफेक्ट की स्टडी के लिए बनाया गया था, उस दौरान मिशन में जब एस्ट्रोनॉट्स गॉर्डन कूपर अपने फेथ 7 स्पेसक्राफ्ट में पृथ्वी का 15वां चक्कर लगा रहे थे, तब उन्हें अंतरिक्ष में एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट दिखा, जिसे उनके ग्राउंड स्टेशन में भी कंफर्म किया था। इसके बाद ट्रैकिंग स्टेशन ने उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करते हुए बताया कि ये ऑब्जेक्ट ईस्ट टू वेस्ट की ओर जा रहा था। गॉर्डन कूपर के मिशन के वापस आने के बाद अमेरिकन मीडिया एनबीसी ने उनसे इस स्टोरी से रिलेटेड सवाल पूछने चाहे, लेकिन मीडिया को उनसे मिलने ही नहीं दिया गया और एक्सप्लेनेशन दी गई कि मिशन के दौरान गॉर्डन कूपर के केबिन में टेक्निकल गलती के चलते कार्बन डाइऑक्साइड के हाई लेवल जमा हो गए थे, जिसके चलते उन्हें हेलुसिनेशन हो रहे थे। इसके बाद भी जब गॉर्डन कूपर नासा में थे तब तक उन्होंने इस बारे में किसी से भी बात नहीं की, पर जैसे ही वो रिटायर हुए उन्होंने मीडिया चैनल में कई ऐसी स्टोरी शेयर की जिसमें पूरी दुनिया में हलचल मचा दी, क्योंकि इनका क्लेम था उनके साथ एलियन साइटिंग फिनोमिना कई बार हुआ है। जिसमें से एक का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि जब वो एडवर्ड एयरफोर्स बेस में एक टेस्ट पायलट थे, तब फ्लाइट के दौरान उन्होंने एक स्ट्रेंज सोसर क्राफ्ट देखा था जो काफी तेजी से ट्रेवल कर रहा था, वो भी बिना किसी तरह की नॉइस। ब्लैक नाइट सैटेलाइट के बारे में बात करते हुए कूपर ने कहा था कि अब इस बात से इनकार करना काफी डिफिकल्ट हो गया है कि ऊपर तो है, कुछ बहुत बड़ा। अब सवाल ये है कि वो क्या है, यहाँ पर क्यों है और हमसे क्या चाहता है। तो आखिरकार साल 1998 में वो दिन आया जब नासा ने खुद पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमते हुए ब्लैक नाइट सैटेलाइट की कई तस्वीरें जारी की, और इस तरह हमने पहली बार 13,000 साल से अर्थ पर नजर रख रही ब्लैक नाइट सैटेलाइट को देखा, या फिर शायद नहीं, क्योंकि नासा ने इस फोटो की अलग अलग स्टोरी दुनिया को सुनाई। देखो, नासा के मुताबिक दिसंबर 1998 में पृथ्वी के ऑर्बिट में तैर रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नासा द्वारा पहला शटल मिशन भेजा गया था, जिसका पर्पस था एक थर्मल ब्लैंकेट यूनिट को ISS पर इंस्टॉल करना। बट इंस्टॉलेशन के दौरान ये इक्विपमेंट साइंटिस्ट की टीम से छूटकर अंतरिक्ष में चला गया
और पृथ्वी को ऑर्बिट करने लगा। आल्सो कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कि सामने आया कि साल 1960 में अमेरिका और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों द्वारा आसमान में जो सैटेलाइट जैसा बड़ा सा ऑब्जेक्ट देखा गया था ना, तो उसे ब्लैक नाइट सैटेलाइट कहा गया था। वो असल में अमेरिका की स्पाइस सैटेलाइट डिस्कवर 5 का टूटा हुआ हिस्सा था। और क्योंकि अमेरिका अपने स्पाइस सैटेलाइट की बात को दुनिया के दूसरे देशों से छुपाना चाहता था, इसलिए उन्होंने 1960 में टाइम्स मैगजीन के जरिए इसे अनआइडेंटिफाइड बताया था। मतलब कि यहाँ पर कोई ब्लैक नाइट सैटेलाइट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन वेट ए सेकंड, निकोला टेस्ला एंड जॉर्गन हॉल्स द्वारा रिकॉर्डेड स्ट्रेंज रेडियो सिग्नल्स का जो ब्लैक नाइट सैटेलाइट ने पृथ्वी पर भेजे थे। वेल देखो, ये भी ना काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि साल 1899 में टेस्ला को सच में ये सिग्नल अंतरिक्ष से आए थे, लेकिन किसी प्लेनेट से नहीं बल्कि एक खास तरह के स्टार से, जिसे साल 1968 में पहली बार खोजा गया था एंड उसे नाम दिया गया पल्सर। ऐसे स्टार्स जो हर कुछ इंटरवल में अंतरिक्ष में कई वेवलेंथ के साथ कंटीन्यूअस बीम ऑफ रेडियो वेव्स एमिट करते थे। और कई साइंटिस्ट की थ्योरी है कि उस समय निकोला टेस्ला ने भी अर्थ से दूर मौजूद किसी पल्सर से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को सुना होगा, पर क्योंकि ये साल 1899 का समय था, जो निकोला टेस्ला को भी अंतरिक्ष में पल्सर्स जैसे तारों की मौजूदगी का कोई भी आइडिया नहीं था। इसी के चलते शायद निकोला टेस्ला ने जब इनके सिग्नल को रिसीव किया तो उन्हें किसी दूसरे ग्रह से आने वाले रेडियो सिग्नल समझ लिया। जबकि साल 1997 में जॉर्गन हॉल्स द्वारा रिकॉर्डेड लॉन्ग डिलेड रेडियो एकोस की बात की जाए तो ये मामला थोड़ा उलझा हुआ है, क्योंकि उन सिग्नल्स की मिस्ट्री ना वैज्ञानिक आज तक सुलझा नहीं पाए। साल 1973 के डंकन ल्यूनार के डिकोडेड मैसेज की बात करें तो कई रिसर्चर का मानना है कि डंकन द्वारा प्रेडिक्ट किए गए मैसेज और स्टार सिस्टम मैप पूरी तरह से इमेजिनेटिव है, जिनमें किसी तरह का कोई साइंस नहीं है। दोस्तों, ये थी स्टोरी द ब्लैक नाइट सैटेलाइट। अब ये असल में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो ऐसे किसी सैटेलाइट के एग्जिस्टेंस के चांसेस बहुत ही कम है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या ब्लैक नाइट सैटेलाइट वाकई में एग्जिस्ट करती है या फिर ये कहानियों पर बना एक कहानी है जो कि हम ह्यूमंस को काफी अच्छी लगती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर लिखना। तो दोस्तों, अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।